नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों इंग्लैंड में है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने संबोधन में राहुल गांधी ने गंभीर बातें कही हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। ये दावा किया है कि उनके फोन में जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में बड़ी तादाद में नेताओं के फोन में पेगासस था। उन्होंने दावा किया कि खुफिया अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनका फोन रिकॉर्ड हो रहा है, उन्हें फोन पर संभलकर बातचीत करने की सलाह दी गई थी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और हम लोग एक दबाव महसूस कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं पर तरह तरह के बेबुनियाद केस किए जा रहे हैं, जिससे बचने की कोशिश जारी है। वहीं राहुल गांधी ने कहा, यहां पर भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र किया। So that's what I described: capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. तो खुलकर राहुल गांधी यहां पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की, जहां पर त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर प्रधानमंत्री कल दिल्ली में जो बीजेपी का मुख्यालय है वहां पर पहुंचे। उत्तर पूर्व की जनता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने बधाई दी इस मौके पर और विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व आज एक नई दिशा में चल पड़ा है। उत्तर पूर्व अब न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से। मोदी जी को जय श्री राम। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट में चुनाव होते थे, नतीजे आते थे, तो दिल्ली में और देश के अन्य हिस्सों में उतनी चर्चा ही नहीं होती थी। जो चर्चा होती भी थी तो वो चुनावी हिंसा की होती थी, बम, बंदूक और ब्लॉकेड की चर्चा होती थी। आज सुबह से मैं जब टीवी देख पाया, इन चुनावों के नतीजे ही छाए रहे। ये सिर्फ दिलों की दूरी समाप्त होने का ही नहीं, बल्कि ये नई सोच का प्रतिबिंब है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। ऐसे समय में जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। कांग्रेस कह रही है और अध्यक्ष उनके कह रहे हैं कि ये तो छोटे राज्य हैं, इनके नतीजे उतना मायने नहीं रखते। जब दिल में ही भारत को जोड़ने की भावना ना हो तो ऐसे बोल निकलते ही है। ये इन राज्यों के लोगों का अपमान है, जनमत का अपमान है। छोटे राज्यों को इस तरह तिरस्कार की भावना से देखकर कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा संख्या बल को, वोट बैंक को देखते हुए राजनीति की है। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, छोटे लोगों से, छोटे राज्यों से यही नफरत आपको आगे भी चुनाव में डुबोने जा रही है।
तो पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम की तस्वीर अब साफ है और त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार यहां पर तय है बनना। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को 37 और त्रिपुरा में 33 सीटें मिली हैं और त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा, उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि हम लोग खुश हैं, विकास हमारी प्राथमिकता है। उनसे बात की हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी ने। त्रिपुरा मौथा पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई है इस बार चुनाव में। आगे चल के क्या सरकार बनाने में उनकी मदद चाहिए होगी आपको? क्या बातें शुरू हो चुकी हैं? बहुत ही अच्छा है और इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। और आने वाले दिन इनका जो सोच है कि डेवलपमेंट चाहिए ट्राइबल लोगों का, तो हम लोग भी इनके साथ रहेंगे और ये ज़रूर इनके साथ मिलके हम लोग आगे त्रिपुरा को एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाएंगे। मगर उनका जो कोर डिमांड है उसके साथ अब एक मत नहीं है, तो किस तरह से एक साथ आ सकते हैं? नहीं, ये तो दूसरा चीज़ है। वो डिमांड तो हम लोग कभी भी उसके साथ ये हम मानेंगे नहीं लेकिन डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो उसको लेके हम लोग आगे बढ़ सकता है। एक आखिरी सवाल, जब हमने कैंपेन के टाइम आपके साथ हमने बात की तब आपने भी कहा है कि एक जो कांग्रेस और लेफ्ट की अलायंस है उसको आपने हमेशा कहा है कि वो अलायंस नॉन स्टार्टर है। अब जब परिणाम निकले हैं कैसे आकलन करेंगे? हाउ डू यू एनालाइज वेयर डिड द कांग्रेस एंड लेफ्ट अलायंस रियली डिड नॉट वर्क? देखिए, ये एक चीज़ उसमें मैंने ये लोग जो सोचा था, वो 2-3 लीडर है उनका वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ये काम किया, तो ये तो सक्सेसफुल हुआ एक दिशा में इसलिए क्योंकि सीपीएम का जो वोट है कांग्रेस को मिल गया, लेकिन कांग्रेस का वोट इनको नहीं मिला कांग्रेस का फॉलोअर जो है ये कभी भी नहीं मांगे, तो इसीलिए उसका रिजल्ट मिला है उनको। वो जिस तरह सोच रहे थे तो उस हिसाब से तो मिला नहीं उनको। मेघालय की अगर बात करें तो यहां किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा की एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी यहां पर बनी है। एनपीपी के खाते में अभी 26 सीटें आई हैं और मेघालय में हंग असेंबली के यहां पर साफ तौर पर आसार दिखे, लेकिन मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा ने गृह मंत्री अमित शाह को फोन कर सरकार बनाने के लिए समर्थन मांग लिया और इसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने बकायदा ट्वीट कर दिया हेमंत बिस्वा शर्मा ने और ये कहा कि बीजेपी मेघालय में सरकार बनाने के लिए कॉनरेड संगमा की पार्टी एनपीपी का समर्थन करेगी। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा आज राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और मेघालय में एनपीपी के कॉनरेड संगमा को बीजेपी से समर्थन मिलने के बावजूद सरकार बनाने के जादुई आंकड़े से एनपीपी गठबंधन अभी पीछे है, जिसके लिए कॉनरेड संगमा को एक तीसरे दल के समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी। क्या है नई सरकार बनाने को लेकर मेघालय का गणित? शिलांग से हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता, आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। देखिए, मेघालय में कॉनरेड संगमा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात को लेकर कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे एनपीपी सबसे ज़्यादा सीट लाए हैं, साथ साथ बीजेपी ने भी सपोर्ट का ऐलान कर दिए है, तो उन्होंने चिट्ठी भी दे दिया है कॉनरेड संगमा को और इसके साथ कॉनरेड संगमा मेजॉरिटी के बिल्कुल आसपास है, लेकिन उनको एक तीसरा एलाई ज़रूर चाहिए। अब ये तीसरा एलाई कौन होगा? सबसे पहले नाम आता है यूडीपी का और मेघालय में एक जो चुनाव के नतीजे को लेकर एक जो पैटर्न रहा है वो ये है कि किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं दिया जाता है यहाँ के इलेक्टोरेट द्वारा, तो एक पार्टी को हमेशा एक दूसरे कोई पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ता है। अब यहाँ पे बीजेपी और एनपीपी एक हो जाकर मेजॉरिटी के पास तो है, लेकिन उनको एक और एलाई चाहिए क्लियर मेजॉरिटी के लिए, इसीलिए उनको एक और तीसरा एलाई ढूंढना पड़ेगा। अब ये यूडीपी बन सकता है क्योंकि यूडीपी पिछले सरकार में भी अलायंस में थे। बिल्कुल चुनाव के पहले यूडीपी और एनपीपी और बीजेपी सारे पार्टीज़ ने अलग अलग लड़ने का निर्णय लिया था और अलग अलग लड़े भी थे, लेकिन यूडीपी को इस बार भी अच्छे खासे सीट्स मिले हैं, तो इसीलिए वो उनको यहाँ पे सीट्स तो मिले हैं, लेकिन उनको एक और एलाई ज़रूर चाहिए। तो इसीलिए आज यहाँ मेघालय में कॉनरेड संगमा गवर्नर से मिलने जाएंगे। गवर्नर के पास जाके वो सरकार बनाने की दावा रखेंगे, लेकिन
उससे पहले उनको एक तीसरा एलाई का सपोर्ट ज़रूर चाहिए होगा और ये भी ऐलान कर दिया जाएगा। कॉनराड सांगमा ने कहा है कि पिछले सरकार में उन्होंने जिनके साथ काम किए हैं उनके साथ वो ज़रूर टच में है। एनडीटीवी से इंटरव्यू में उन्होंने ये कल कहा था, तो उम्मीद है कि कॉनराड सांगमा के पास नंबर्स हैं और वो आज गवर्नर को जाके मिलेंगे और सरकार बनाने की जो क्लेम है वो गवर्नर के सामने रखेंगे। नागालैंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही राज्य ने यहां पर एक इतिहास भी रचा है, क्योंकि नागालैंड के 1963 में राज्य बनने के 60 साल बाद पहली बार ऐसा है कि एक महिला विधायक चुनी गई है। एनडीपीपी की हेकानी जाखालू चुनाव जीतकर नागालैंड की पहली महिला विधायक बन गई हैं। वो 7 महीने पहले ही राजनीति में आई थी। हमारा इंडिजिनस कम्युनिटी और एनीवेयर इन द वर्ल्ड इंडिजिनस कम्युनिटी का बहुत पेट्रियार्कल माइंडसेट होता है। So that is also one of the reason why women have been excelling in every field in Nagaland, but the decision making body it was always lagged behind, but now times are changing. अभी लोगों का mindset change हो रहा है, and my win has proved that people have started accepting that women can also be in the highest decision making body. तो बीजेपी जहां एक तरफ उत्तर पूर्व राज्यों के जो नतीजे आए हैं उससे खुश है, वहीं तगड़ा झटका लगा है महाराष्ट्र में। दरअसल सत्ता परिवर्तन के बाद पुणे में हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को एक झटका लगा है, क्योंकि 28 साल से बीजेपी का अभेद किला वो रहा है। कस्बा विधानसभा सीट अब कांग्रेस के पास चली गई है। हालांकि पिंपरी चिंचवाड़ सीट बचाने में बीजेपी कामयाब रही। कांग्रेस ने इसे जनता का बीजेपी से मोहभंग बताया, वहीं शिवसेना इसे धनशक्ति पर जनशक्ति की जीत बता रही है। ये पुणे के कस्बा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को हराने की खुशी है। कस्बा विधानसभा क्षेत्र 28 साल से बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर ने बीजेपी के हेमंत रासने को 10,915 मतों से हरा दिया। कांग्रेस कह रही है इस चुनाव परिणाम से साफ है कि जनता अब बीजेपी के साथ नहीं है। इस बार आपने देखा होगा कि हमारा उम्मीदवार भी अच्छा कार्यकर्ता था, महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने भी अच्छा काम किया और बीजेपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री सब साधनों के साथ वहां उतरे थे। फिर भी लोगों ने निर्णय दिया वो महाविकास आघाड़ी के लिए दिया। बीजेपी के जो कार्य पद्धति है और उसका तत्वज्ञान है उसके अगेंस्ट अभी पूरे देश की जनता जा रही है, ये विरोध में जा रही है। इसका ये निकाल आपको दिखता है, इसका लक्षण है। जनता ने ठान लिया था कि इनको समय आने के बाद हम इनसे हमारे वोट के भरोसे ये सत्ता में गए और अब हमारे वोटों से इनको सत्ता से नीचे उतारेंगे, ये सोच जनता ने बनाई थी। उसका असर है कि आज लोगों ने कस्बा में उनकी भभूति होने वाली जगह जहां पे हमारी सत्ता रहेंगी, हमारा एमएलए चुन के आएगा, ऐसा बार बार वो बोल रहे थे और उसका जवाब जनता ने दिया। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी पर मिली इस जीत से शिवसेना भी उत्साह में है। शिवसेना ने इसे धनशक्ति पर जनशक्ति की जीत बताते हुए दावा किया है कि इतने साल के भ्रम से अगर कस्बा के मतदाता बाहर निकल सकते हैं तो देश को बीजेपी के भ्रमजाल से निकलने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जिस तरीके से अपने देश में कारोबार चल रहा है, जो अपने साथ है वो प्यारे है, जो नहीं है वो दुश्मन है। ये जो नीति लेकर आज की भाजपा चल रही है वो गलत है, अपने देश में पहले से कभी हुआ नहीं था और इसलिए मैं मानता हूं कि कस्बा का जो एक परिणाम आया, नतीजा आया है, वो पूरे देश में बदलाव की शुरुआत हो सकती है इससे। बीजेपी पुणे की कस्बा विधानसभा सीट भले हार गई हो, लेकिन चिंचवड़ विधानसभा सीट को बचाने में कामयाब रही है। हालांकि चिंचवड़ की जीत भी इसलिए हो पाई है क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय था। शिवसेना के बागी राहुल कलाटे ने महाविकास आघाड़ी का गणित खराब कर दिया। बीजेपी का कहना है एक सीट पर हार जीत से भविष्य की राजनीति की दिशा तय नहीं होती। हर चुनाव में वहां के कोई स्थानिक समीकरण होते हैं, वहां के सूत्र होते हैं, कुछ आधार होते हैं। हम कोई अन्य दलों की तरह नहीं है कि हार जाने के बाद ईवीएम खराब, ये खराब, वो खराब, ऐसे हम कोई दलील नहीं दे रहे। हम हार को स्वीकार कर रहे हैं। मतदाता ने जो भी निर्णय दिया है उसका स्वीकार कर रहे, सम्मान कर रहे हैं और जहां कमी रह गई, जहां खामियां है, उसका हम चिंतन करेंगे। इस उपचुनाव के परिणाम का सरकार की स्थिरता पर
तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता के रुख को देखते हुए इतना तो तय है कि मोदी और हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी के लिए आत्म परीक्षण करने का वक्त आ गया है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के घर मन्नत में 2 युवक घुस गए। दरअसल ये घटना गुरुवार की है और इस घटना में शाहरुख खान के घर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बांद्रा पुलिस ने दोनों के खिलाफ यहां पर मामला दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया है। दोनों गुजरात में सूरत के रहने वाले बताए जा रहे हैं और शाहरुख खान के फैन हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लोकायुक्त अधिकारियों ने बीजेपी विधायक एम विरूपाक्षप्पा के बेटे जो हैं प्रशांत कुमार, उनको 40 लाख रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। कल उनके घर पर भी लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की। उनके घर से करीब 6 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। लोकायुक्त टीम ने बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के चीफ अकाउंटेंट प्रशांत कुमार को उनके पिता की कंपनी केएसडीएल के दफ्तर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनके घर पर भी छापेमारी की गई, जहां से करोड़ों रुपए कैश यहां पर बरामद कर लिया गया। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक प्रशांत ने रिश्वत के तौर पर 80 लाख रुपए की मांग की थी। प्रशांत के पास से कल 3 बैग में 40 लाख रुपए कैश बरामद कर लिए गए। प्रशांत एक ठेकेदार से घूस लेते हुए पकड़े गए थे। और राजस्थान की राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि इस साल यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है आपको बताएं। वसुंधरा राजे के जन्मदिन को मनाने के लिए बीजेपी का एक गुट जी जान से यहां पर मेहनत कर रहा है। इसमें कार्यकर्ताओं के अलावा पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद भी शामिल हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस दिन वसुंधरा राजे अपना जन्मदिन मनाएंगी यानी 4 मार्च को, उसी दिन बीजेपी की युवा मोर्चा ने राजस्थान विधानसभा का घेराव रखने की योजना बनाई है। ऐसे में पार्टी में दरारें साफ तौर पर दिख रही हैं। कई नेता असमंजस में है, कई नेता कि इस तरफ जाएं या फिर उस तरफ। संगठन तो अहम है ही, लेकिन वसुंधरा राजे का आज भी माना जाता है कि राजस्थान की राजनीति में करिश्मा चलता है। वसुंधरा राजे का जन्मदिन इस साल शेखावाटी के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर सालासर बालाजी पे जोर शोर से मनाने की तैयारियां चल रही है। कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री और सांसद सब इसी चुनावी साल में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। 2 वर्ष पहले गोवर्धन गिर में पूजा अर्चना के माध्यम से अपना जन्मदिन मनाया था। उसके पश्चात पिछली बार केशवराव पाटन में उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना करके अपना जन्मदिन मनाया था। इस बार सालासर के बालाजी में वो पूजा अर्चना करके अपना जन्मदिन कार्यकर्ताओं का मनाएंगे। हमारे राष्ट्र की उपाध्यक्ष भी हैं वसुंधरा जी और पूरी पार्टी साथ लगी हुई है। उनके नेतृत्व में के अंदर के हम एक इलेक्शन लड़ भी चुके हैं और सीएम मुख्यमंत्री महोदय भी रही हैं। हमें पूरी उम्मीद है सभी जने मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे और सालासर में जो भी हमारे अतिथिगण आएंगे उनका अच्छा हम स्वागत करेंगे और एक अच्छा प्रोग्राम हो। उनका जन्म दिवस बनाने से काफी प्रेरणा हम जैसे युवाओं को मिलती है। लेकिन दूसरी ओर भाजपा ने 4 मार्च के ही दिन युवा मोर्चा का कार्यक्रम रखा है, जहां विधानसभा का घेराव होगा राजस्थान में अन्य पेपर लीक मामलों को लेकर। ऐसे में कई विधायक अब असमंजस में हैं कि इधर रहें या उधर जाएं। अगर किसी नेता का जन्मदिन किसी उनके प्रशंसक मनाते हैं तो कोई बेजा बात नहीं। वसुंधरा जी 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रही, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। उनका जन्म दिवस अगर मनाया जा रहा है तो उसमें क्या गलत बात है? कोई कसम के नहीं, परंतु विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए विधानसभा के अंदर विधायकों का रहना जरूरी रहता है। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपना जन्मदिन भव्य रूप से मनाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर भाजपा की युवा मोर्चा उसी दिन विधानसभा का घेराव करेगी। और ये अलग अलग प्रोग्राम शायद इसका उदाहरण है कि किस तरह से अब भी पार्टी में खींचतान बरकरार है।
जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में नियुक्तियों पर गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब चुनाव आयोग की नियुक्तियों में केंद्र की मर्जी नहीं चलेगी। एक कमेटी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी और इस कमेटी में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए। चुनाव आयोग जो कानून के शासन की गारंटी नहीं देता है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। सरकार को कानून के मुताबिक चलना चाहिए। देखते हैं आशीष भार्गव की रिपोर्ट। चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के संविधान पीठ ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। अदालत ने आदेश दिया है पीएम, सीजेआई और विपक्ष के नेता की कमेटी के जरिए सीईसी और ईसी की नियुक्ति होगी। सीईसी की तरह ईसी को भी समान संरक्षण और हटाने की सामान्य प्रक्रिया पर केंद्र सरकार विचार करे। सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा और राज्यसभा की तरह ईसीआई के लिए स्वतंत्र सचिवालय पर भी विचार हो। सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा और राज्यसभा की तरह ईसीआई के लिए भी स्वतंत्र बजट के प्रावधान पर विचार हो। अभी तक क्या था कि इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट था वो गवर्नमेंट किया करती थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट किया करती थी। अभी इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो एक कोलिजियम के थ्रू होगा, जिसमें 3 लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और सीजीआई होंगे। उसका जो दूसरी हमारी मांग थी कि अभी इनके पास इक्वल राइट नहीं है। तीनों जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इनको इक्वल प्रोटेक्शन नहीं है, इक्वल राइट नहीं है, इक्वल सिक्योरिटी नहीं है। तो अब ये हो गया कि 3 के तीनों इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका जो हटाने की प्रक्रिया होगी एक होगी और वो थ्रू पार्लियामेंट होगी, इम्पीचमेंट होगी। तीसरा जो लैंडमार्क हुआ है कि अभी इनके पास पैसा नहीं होता था, बार बार पैसे के लिए इनको सरकार की तरफ मुंह देखना पड़ता था। अभी इनका इंडिपेंडेंट बजट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई सवाल भी उठाए हैं। अदालत ने कहा संविधान निर्माताओं ने मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कानून बनाने का काम संसद पर छोड़ दिया था, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने उनके विश्वास को धोखा दिया और पिछले 7 दशकों में कानून नहीं बनाया। ये नियम संसद के कानून बनाने तक लागू रहेगा। चुनाव आयोग को स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वायत्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ये पहला अवसर है जब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने इतनी अच्छी व्याख्या दी है कि इसमें नेता सदन के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी और जुडिशरी का भी एक आदमी शामिल होना चाहिए। पिछले दिनों जिस तरह से चुनाव आयोग में नियुक्तियां हुई थी उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। मुझे प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रणाली प्रारंभ होगी। आज जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। सर्वोच्च न्यायालय के चंद फैसलों में ये फैसला दर्ज किया जाएगा कि कैसे आज एक निष्पक्ष चुनाव आयोग का गठन करने के लिए विपक्ष के नेता को, प्रधानमंत्री जी को और मुख्य न्यायाधीश को इसमें शामिल किया गया और ये समिति एक निष्पक्ष चुनाव आयोग का गठन करेगी जिससे देश के अंदर चुनाव पूरी निष्पक्षता के साथ संपन्न हो पाए। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर दूर तक जाएगा। अपने इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की सोई हुई शक्तियों को जागृत कर दिया है जो 7 दशक से इसी तरह थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे वो हथियार दिया है ताकि वो किसी भी ताकतवर से लड़ सके। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त किस तरह इन शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे और संसद इसे किस नजरिए से देखेगी। नई दिल्ली से राजीव रंजन और मनोज ठाकुर के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आज दिल्ली में हो रही है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। चीन के आक्रामक रुख के मद्देनजर हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के हालात और कई आपसी मुद्दों पर इस अहम बैठक में चर्चा हो सकती है।
इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे, जबकि इस बैठक में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री यहां पर शामिल हो रहे हैं। इससे पहले सितंबर 2022 में न्यूयॉर्क में क्वाड देशों की बैठक हुई थी। दिल्ली में G20 की बैठक में 27 देशों से आए विदेश मंत्रियों की बैठक यहां पर कल खत्म हुई। उसके बाद कोई साझा बयान यहां पर जारी नहीं हुआ, क्योंकि उसे लेकर कोई सर्वसम्मति नहीं बनी। हालांकि G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत की पूरी कोशिश रही कि अहम मुद्दों पर सभी देश मिलकर आगे बढ़ें। G20 की बैठक में पहली बार एक छत के नीचे 27 देशों के विदेश मंत्री इकट्ठा हुए। इनमें G20 सदस्य देशों के 18 और आमंत्रित देशों के 9 विदेश मंत्री शामिल रहे। इस बैठक को दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकजुटता का संदेश दिया। आगे युद्ध न हो, इसके लिए UN जैसी संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाने का सुझाव भी दिया। The architecture of global governance created after the Second World War was to serve two functions. First, to prevent future wars by balancing competing interests. Second, to foster international cooperation on issues of common interests. The experience of the last few years, financial crisis, climate change, pandemic, terrorism, and wars clearly shows that global governance has failed. विदेश मंत्रियों की इस बैठक में यूक्रेन युद्ध के मुद्दे को लेकर रूस और चीन ने वित्त मंत्रियों की बैठक की तरह ही आपत्ति जताई, लिहाजा कोई साझा बयान जारी न हो सका। बाली के बाद अभी जो है दुनिया में काफ़ी कुछ घटनाएं हुई हैं। अब जो G20 के सदस्य जो हैं, जो इस मुद्दे के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनके इस मामले में अलग अलग विचार हैं और हम जो हैं इस बार उनके विचार माने उनके बीच में इतना गैप था कि हम लोगों ने प्रयास तो की, पर प्रयास के बावजूद हम जो है इस समय सहमति बना नहीं पाए। हालांकि अध्यक्ष देश के तौर पर भारत को इस बात की संतुष्टि है कि आर्थिक सहयोग, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा समेत दूसरे अहम मुद्दों पर एक व्यापक सहमति बनी है, जिसे आउटकम डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बटे इस कुटुंब को साझा मुश्किलों के हल के लिए भी साथ लाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि शिखर सम्मेलन में फिलहाल वक्त है और मुमकिन है कि तब तक हालात बदल जाएं। G20 बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव के बीच छोटी सी मुलाकात की खबर आई। रूस की तरफ से कहा गया कि कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन अमेरिका की तरफ से जानकारी आई कि यूक्रेन मुद्दे को उठाया गया। Ukraine is encouraged to continue war when Ukraine was ready to be engaged in negotiations last March, and when Ukraine suggested principles on how the situation could be resolved that we have supported, and we were ready to sign an agreement based on these principles. Ukraine was slapped on their wrists. Everyone knows this. I spoke briefly with Russia's Foreign Minister Lavrov on the margins of our G20 meeting today. I urged Russia to reverse its irresponsible decision and return to implementing the New START Treaty, which places verifiable limits on the nuclear arsenals of the United States and the Russian Federation. Mutual compliance is in the interest of both our countries. इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो अहम द्विपक्षीय मुलाकात की, एक अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ और दूसरा चीन के विदेश मंत्री चिन गैंग के साथ। चिन गैंग के साथ करीब 45 मिनट की बातचीत चली। The current state of our relationship, which many of you have heard me describe as abnormal,
and I think those were among the adjectives that I used in that meeting. We have, there are real problems in that relationship that need to be looked at, that need to be discussed very openly and candidly between us. The thrust of the meeting was really on our bilateral relationship and the challenges in the bilateral relationship, especially that of peace and tranquility in the border areas. G20 का गठन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच आपसी सहयोग और साझेदारी के मकसद से हुआ है, लेकिन युद्ध और सामरिक सुरक्षा जैसे मुद्दे भी इस पर हावी होते चले गए हैं। जंग के लिए जिम्मेदार कौन, इस बात पर बहस और विवाद हो सकता है, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जंग का खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। भारत ने G20 बैठकों में सभी पक्षों को यही समझाने की कोशिश की है ताकि G20 का ये मंच युद्ध का अखाड़ा बनकर न रह जाए, बल्कि आर्थिक और दूसरे सुरक्षा सरोकारों के अपने मूल मकसद की तरफ आगे बढ़े ताकि तमाम दुनिया को इसका फायदा हो। नई दिल्ली में कादम्बनी शर्मा के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।